नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं चंद्रधर शर्मा फुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था। हमने पढ़ा कि लहना सिंह ने नकली लपटन साहब को बंदूक का कुंदा मारकर बेहोश कर दिया है। अब उसने जेबों की तलाशी ली है और साहब को होश आया तो लहना सिंह व्यंग्य से कहता है कि उसने आज बहुत सारी बातें सीखी। कि उसने सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, नीलगाय के सींग 2 फुट 4 इंच के होते हैं, मुसलमान खानसामा मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। और इस प्रकार बात चलने के दौरान ही उस नकली लपटन ने पतलून की जेब में हाथ डाल करके और अपनी जेब के अंदर से ही उसने लहना सिंह पर वार कर दिया। पिस्तौल चलाई जो लहना सिंह की जांघ पर लगती है। लहना सिंह ने भी गोली चलाकर साहब को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान जर्मन सैनिकों का आक्रमण होता है। लहना और उसके साथियों ने बहुत साहस के साथ मुकाबला किया है शत्रुओं से और पीछे से जरा सिंह के सैनिकों का साथ भी मिल गया। और इस प्रकार जर्मन सैनिक 2 पाटों के बीच में फंस करके मारे गए और घायल होकर कराहते रहे। और थोड़ी समय बाद डॉक्टर की गाड़ियाँ आती है। सूबेदार लहना सिंह को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन लहना सिंह ने बोदा सिंह और सूबेदारनी की कसम दिलाकर भेज देता है वो, और कहता है कि सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो कहा था मुझसे वह मैंने कर दिया। उसके बाद वो लेट जाता है, वजीरा से पानी मांगा और कमरबंद खोलने को बोला। और अब पढ़ते हैं हम आगे। लहना सिंह मृत्युशैया पर पड़ा है। उसको जो पसली पर जो घाव लगा है वो बहुत गहरा घाव है, जिसकी वजह से वो उठ भी नहीं पा रहा है, उठने में भी समर्थ नहीं है, बहुत अधिक उसका खून बह गया है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। अंडरलाइन करें और प्रश्न लिखें। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, हजारा सिंह और अन्य लोगों के चले जाने के बाद घायल लहना सिंह वजीरा सिंह की गोद में सिर रखकर लेट गया। उसका अंत निकट था। उसे अपने जीवन की पुरानी घटनाएं याद आने लगी। बचपन में लड़की से मिलना और फिर उसी से सूबेदार की पत्नी के रूप में मिलना, सूबेदारनी द्वारा उसे बचपन में मिलने की घटना याद कराना, उससे पति और पुत्र की रक्षा का वचन लेना आदि सारी पुरानी बातें उसे स्पष्ट रूप में याद आ रही थी। तो इसीलिए कहा है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यानी जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। समय की धुंध हट जाती है, यानी कि सारे दृश्य स्पष्ट होकर के सामने आँखों में मानो उनकी छवियाँ उभरने लग जाती है। अब देखो, लहना सिंह को सब कुछ याद आ रहा है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। देखो उसे क्यों क्रोध हुआ, क्योंकि वो भी उस बालिका से प्रेम करने लगा था और ऐसा उत्तर पाने की संभावना उसकी नहीं थी। उसका बाल सुलभ प्रेम ये संभावना नहीं करता था कि बालिका का उत्तर ऐसा मिलेगा। तो संभावना के विरुद्ध उसे उत्तर मिला तो उसे बहुत अधिक क्रोध आया। उसका व्यवहार बिल्कुल परिवर्तित हो गया। हर किसी के साथ उसने क्रोध से प्रभावित व्यवहार ही किया। उसको प्यास भी लग रही है, बार बार बीच में वजीरा सिंह से पानी मांगता है और वजीरा सिंह जब लहना सिंह पानी मांगता है तब वो उसे पानी पिला देता है। 25 वर्ष बीत गए। देखो, बचपन की घटना याद आई है और उसके बाद सीधे कहानी हमने पढ़ा था, दूसरा अंक जो था सीधे युद्ध भूमि का दृश्य हमें बताया जाता है। राम राम ये भी कोई लड़ाई है। बिल्कुल अमृतसर के बाज़ार के बाद सीधे हम उसी दृश्य में पहुंचते हैं। तो देखो, अब कहानी 25 वर्ष आगे बढ़ गई, यानी कि उस घटना को 25 वर्ष हो गए। कौन सी घटना? कि बचपन में एक 8 वर्ष की लड़की
और 12 वर्ष का बालक जो है वो मिलते हैं अमृतसर के चहल पहल भरे बाज़ार में। ये सारे प्रश्न पूछना कुड़माई हो गई और एक दिन उत्तर में हाँ हो गई, ये बातें उसे याद आती है और उसके बाद सीधे उसे 25 वर्ष आगे की घटना याद आती है। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम हुआ कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फ़ौज लाम पर जाती है। लाम यानी युद्ध पर, सेना जो है वो युद्ध पर जा रही है, फ़ौरन चले आओ, ऐसी चिट्ठी मिलती है जमादार लहना सिंह को। साथ ही वो घर आया हुआ था, अपनी ज़मीन के किसी मामले को निपटाने के उद्देश्य से घर आया हुआ था और उसे ऐसी चिट्ठी मिलती है रेजिमेंट के अफसर की। तो और साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी भी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। बोधा सिंह कौन है? हजारा सिंह का बेटा है, जिसकी सेवा लहना सिंह ने पूरी कहानी में खूब की है। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, ऐसा कौन कहता है? सूबेदार हजारा सिंह। साथ ही चलेंगे। अब देखो सूबेदार और लहना सिंह का क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है। तो सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया और बोला, लहना, सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। ये सारी घटनाएं देखो, कहानी जो है पूर्व दीप्ति पद्धति में चल रही है, फ्लैशबैक पद्धति में कहानी चल रही है। अभी लहना सिंह जो है वो तो मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है, घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और स्वप्न के रूप में ये कहानी चल रही है, उसे याद आ रही है सारी घटनाएं एक एक करके। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े से निकल कर के आया और बोला, लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी। लहना सिंह चुप हो गया, चुप खड़ा है लहना सिंह। मुझे पहचाना? ये किसने कहा? सूबेदारनी ने। तो लहना कहता है नहीं। तो फिर वो याद दिलाती है। देखो याद किस बात से दिलाती है, तेरी गुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। अब देखो बहुत सारी भावनाएं एक साथ लहना सिंह के हृदय में उत्पन्न होती है। तो भावों की टकराहट से उसकी मूर्छा खुली, उसने करवट बदली तो पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। फिर वजीरा से पानी मांगता है। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। देखो यहाँ ये थोड़ा सा जो है सूबेदारनी के बारे में वर्णन है। तो प्रश्न आपके इस पाठ से सूबेदारनी के चरित्र को लेकर के भी बनता है कि उसने कहा था कहानी में पात्र सूबेदारनी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए यहाँ ये पढ़ कर के हमें इसके चरित्र की विशेषताएं पता चलेगी। देखो क्या चरित्र है उसका। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है। देखो कितना सरल स्वभाव है उसका। पर सरकार ने हम तीमियों की, तीमियाँ यानी स्त्रियाँ, हम तीमियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी, यानी कि एक घगरिया पलटन सेना क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फ़ौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी भी ऐसा कहकर रोने लगी। देखो मातृत्व का भाव है उसके मन में। और फिर देखो दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना। तो सच्ची पत्नी भी है, मातृत्व का भाव भी है, सरल स्वभाव है उसका। यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। तो देखो
अभी पाठकों को स्पष्ट हुआ है कि किसने किससे क्या कहा था। यानी कि शीर्षक जो है, शीर्षक की भी अपनी विशेषताएं होती है कि शीर्षक छोटा होना चाहिए, जिज्ञासात्मक होना चाहिए, जिससे कि पाठक अंत तक कहानी से जुड़ा रहे। जिज्ञासा उत्पन्न होती है उसके मन में शीर्षक को देख करके कि भाई आखिर देखो, जैसे ये उसने कहा था शीर्षक है, तो पाठक जो है अंत तक इस कहानी से इस उद्देश्य से जुड़ा रहता है कि ये पता लगाने के लिए कि आखिर किसने किससे क्या कहा होगा। तो शीर्षक की दृष्टि से भी उसने कहा था कहानी बहुत अधिक प्रभावशाली और अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है। हाँ, तो देखें ऐसे प्रश्न भी आते हैं आपके। शीर्षक की दृष्टि से उसने कहा था कहानी पर टिप्पणी लिखिए या विवेचना कीजिए। तो बिल्कुल सबसे पहले तो आप लिखेंगे शीर्षक की विशेषताएं सामान्यतः क्या होती है कि शीर्षक छोटा होना चाहिए, जिज्ञासात्मक होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। तो उसने कहा था कहानी का शीर्षक भी केवल 3 शब्दों का ही शीर्षक है, जिज्ञासा लिए हुए है। पाठक अंत तक कहानी से जुड़े रहते हैं कि आखिर किसने किससे क्या कहा होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी बिल्कुल कहानी से संबंधित आते हैं, उस शीर्षक से संबंधित, वातावरण से संबंधित, कथा वस्तु से संबंधित। हाँ, तो अब देखें, यह मेरी भिक्षा है तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ, रोती रोती सूबेदारनी ओवरी में चली गई। ओवरी जो है वो बरामदा होता है घर के आगे। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया, वजीरा सिंह पानी पिला दे उसने कहा था। अब देखो, लहना सिंह का सिर अपनी गोदी में रखे हुए वजीरा सिंह बैठा है। जब जब पानी मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला। कौन? वजीरा सिंह। ऐसा क्यों बोला है? देखो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था पीछे की वीडियो में, मेरा डर मत करो, मैं तो गुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। ऐसी इच्छा थी लहना सिंह की कि जब वो मरेगा तो वो भाई कीरत सिंह की गोदी में सिर रखकर मरेगा। ऐसी उसकी इच्छा थी। तो अब उसकी मृत्यु अत्यंत निकट है, तो मानो ऐसा लग रहा है उसे कि जो वो चाहता था वही उसके साथ हो रहा है। यानी कि उसकी मृत्यु निकट है और उसे ऐसा लगता है कि वह अपने भाई कीरत सिंह की गोदी में सिर रखे हुए बैठा है। हालांकि हमें पता है कि कीरत सिंह नहीं है, कौन है? वजीरा सिंह है। वजीरा ने कुछ समझ कर कहा। हाँ, वजीरा ने क्या समझ कर कहा? क्योंकि वजीरा सिंह को भी पता था कि भाई लहना सिंह ऐसी बात करता था, ऐसा चाहता है वो कि जब वो मरे तो उसकी भाई की गोदी में उसका सिर हो। तो यहाँ पर जो वजीरा सिंह है वो कीरत सिंह की भूमिका में है इस समय। वजीरा सिंह जो है वो लहना सिंह के भाई कीरत सिंह की भूमिका में है। वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर, पट यानी जांग, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब की हाड़ में यह आम खूब फलेगा। हाड़ यानी आम की ऋतु, आम पकने का जो मौसम होता है। बस अब की हाड़ में यह आम खूब फलेगा, यानी खूब आम के खूब फल लगेंगे। देखो, आम के पेड़ की छाया होगी। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। क्यों ऐसा? क्योंकि जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा। देखो, लहना सिंह की मृत्यु की सूचना समाचार पत्रों में किस प्रकार प्रकाशित होती है। देखो, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। देखो, उसकी शहादत और उसकी भावनाएं सब कुछ महज इस एक खबर में प्रकाशित होकर के रह जाती है, जिसे सभी लोग देख भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते, अनुभव भी नहीं कर पाते। उसकी पीड़ा को, उसकी शहादत को, उसकी कर्तव्यपरायणता को, उसके निश्चल प्रेम को, उसकी त्यागशीलता को, इन सब बातों को समाचार पत्र के जो पाठक हैं वो कतई महसूस नहीं कर पाते, जितने कि हम इस कहानी के पाठक जिनकी सहानुभूति कहानी के पात्र लहना सिंह के प्रति है, वो सहानुभूति समाचार पत्र के पाठकों में कभी उत्पन्न नहीं हो पाई, क्योंकि ऐसी संवेदनाहीन जो सूचना मात्र उसकी मृत्यु बन करके रह गई थी। यानी कि सहानुभूति और सराहना से वंचित एक वीर सिपाही की जो मृत्यु है वो यहाँ मर्म स्पर्शी है, हृदय स्पर्शी है, हृदय को दुखी करने वाली है, आहत करने वाली है, करुणा उत्पन्न करने वाली है।
देखें हम लहना सिंह के चरित्र की विशेषताएं यहाँ हमने ये पढ़ा है। देखो रोती रोती सूबेदारनी ओहरी में चली गई, लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया, वजीरा सिंह पानी पिला दे उसने कहा था। देखो आंसू पोंछता वो बाहर आया, वो उसे याद आया है और उसने क्या किया है, उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए, वचन को निभाने के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। किंतु अपने प्राणों की आहुति देकर भी उसने अपने प्रेम को दिए हुए वचन का निर्वाह किया, देश के प्रति कर्तव्य का भी उसने निर्वाह किया। तो यहाँ जो है लहना के चरित्र की एक विशेषता, बहुत बड़ी विशेषता, निश्चल प्रेमी प्रकट होती है। आई बात समझ में? तो अब देखो ये कहानी आपकी समाप्त होती है। आज प्रश्नों की बात करें हम। सूबेदारनी के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखो सूबेदारनी का चरित्र सरल स्वभाव, मातृत्व का भाव, सच्ची पत्नी, ये उसके चरित्र की विशेषताएं हैं। अपन और आगे अन्य प्रश्नों की बात करते हैं। तो देखें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको लिखाया था, पाठ परिचय जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको एक प्रश्न लिखाया था कि उसने कहा था कहानी का कथानक निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है और मृत्युशैया पर उसका अंत होता है। इस कथन की विवेचना कीजिए। सबसे सुंदर प्रश्न जो है इस कहानी का, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस कहानी का, केंद्रीय भाव को प्रकट करते हुए जो प्रश्न है ये देखें आप। तो उसने कहा था कहानी का आरंभ निश्चल प्रेम से होता है। भीड़ भरे बाजार में 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की एक दुकान पर मिलते हैं। कहानी बड़े सहज रूप से प्रारंभ होती है, उसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं है, कोई बनावटीपन उस कहानी में नहीं है। लड़की के मिलन में कोई बनावट नहीं। कहानी का दूसरा मुख्य बिंदु त्याग है। बिल्कुल आपको पूरी कहानी याद आएगी। अभी इस प्रश्न के उत्तर को जब आप सुनोगे तो आपको कहानी की एक एक घटना याद आएगी। तो फिर देखो दूसरा बिंदु जो है त्याग है। कहानी के नायक लहना सिंह के त्याग के कई उदाहरण यहाँ पर प्रकट किए हैं। लहना सिंह ने सूबेदार के पुत्र बोदा सिंह के लिए बहुत त्याग किया। लहना सिंह ने बोदा सिंह को सूखे डिब्बों पर सुलाया, अपना कंबल दिया, ओवरकोट ओढ़ाया, जर्सी पहनाई और स्वयं एक कुर्ते में ही ठंड में खड़ा रहा। तो ये त्याग कम नहीं है। कर्तव्य के क्षेत्र में उसने 2 महान कर्तव्यों का निर्वाह किया। प्रेम के क्षेत्र में बोदा सिंह और हजारा सिंह को सुरक्षित वापस भेज दिया और अपने प्राणों की बाजी लगा दी और एक सिपाही के रूप में जर्मन लेफ्टिनेंट को मौत के घाट उतारा। घायल होकर भी जर्मन सेना का सामना करना लेकिन पीछे न हटना उसकी कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण है। फिर देखो उसने कहा था कहानी एक दुखांत कहानी है। सहानुभूति और सराहना से वंचित एक वीर सिपाही की मृत्यु बड़ी मर्मस्पर्शी है। आई बात समझ में? तो बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप अपनी कॉपी में करेंगे और साथ ही इसको समझने का और याद करने का प्रयास भी करेंगे। अब देखो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि उसने कहा था कहानी की मूलभूत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब यदि प्रश्न ये आता है तो 6 नंबर का प्रश्न आएगा आपके कि उसने कहा था कहानी की मूलभूत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या फिर देखो कहानी की मूलभूत विशेषताएं क्या होती? कथानक, शीर्षक, भाषा, शैली, वातावरण, ठीक है, उद्देश्य, ये सब इसकी मूलभूत विशेषताएं होती है। तो यदि आपसे प्रश्न एक साथ इस तरह से पूछ लिया जाए कि मूलभूत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो ये विशेषताएं किस प्रकार से, कहानी का कथानक कैसा होना चाहिए, शीर्षक कैसा होना चाहिए, भाषा, शैली, वातावरण, इन सब के आधार पर उसने कहा था कहानी की विवेचना आपको करनी पड़ेगी। तो देखो हम सबसे पहले बात करते हैं कथानक की। उसने कहा था कहानी की प्रमुख विशेषता क्या है? उसका कथानक है। कथानक आप समझते हैं ना, विषय वस्तु, टेक्स्ट जिसे बोलते हैं, मूल संवेदना या मूल विषय वस्तु जो होती है जिस पर कहानी आधारित होती है। ये जो कथानक है बड़ा मार्मिक है, हृदयस्पर्शी है। कहानी का आरंभ निश्चल प्रेम से होता है, मध्य भाग में कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव है, अंत इस कहानी का अंत तो पाठक को स्तब्ध कर देने वाला है। अंत में नायक लहना सिंह का स्वप्न हृदय को छू जाता है। कथानक में फ्लैशबैक तकनीक भी अपनाई गई, पूर्व दीप्ति जिसे कहते हैं। फिर बात करते हैं हम शीर्षक की। तो इस कहानी का
शीर्षक मात्र 3 शब्दों का शीर्षक है और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला और सार्थक है। पाठक जो है अंत तक कहानी से जुड़ा रहता है कि ये सोचकर कि आखिर किसने किससे क्या कहा होगा। भाषा और शैली की बात करें तो भाषा सरल है। आंचलिक शब्दों का जैसे बादशाह, सालू, बर्रा, ओबरी, ये जाड़ा, मेघ आदि का प्रयोग जो है, आंचलिक शब्दों का प्रयोग भी कहीं कहीं, और उर्दू कहीं कहीं पर उर्दू और तत्सम शब्दों के प्रयोग भी मिल जाते हैं, जैसे कयामत, क्षयी, ये सब। शैली में कथोपकथन की प्रधानता है। कथोपकथन आप समझते हैं, संवाद शैली, वार्तालाप शैली। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो कथोपकथन है, जो वाक्य है, वो छोटे और आकर्षक है। फिर देखिए वातावरण का चित्रण, तो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार की वातावरण से कहानी आरंभ होती है। बम्बू काट वालों का संवाद और युद्ध का दृश्यांकन वातावरण के निर्माण में बिल्कुल सफल होता है इस कहानी। तो इस प्रकार फिर अब देखो मूलभूत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यदि ऐसा प्रश्न आए तब तो आपको कथानक, शीर्षक, भाषा, शैली, वातावरण का चित्रण ये सब लिखना है, तो 6 नंबर का प्रश्न आएगा। और यदि प्रश्न आ जाए कि कथानक की दृष्टि से उसने कहा था कहानी की विवेचना कीजिए, तो बिल्कुल आप क्या लिखेंगे? उसने कहा था कहानी का कथानक निश्चल प्रेम, त्याग, कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है और लहनासी की मृत्यु के साथ ही इस कहानी का अत्यधिक मर्मस्पर्शी अंत होता है। ठीक है, तो वातावरण का पूछा जाए तो बिल्कुल आप वातावरण का लिखेंगे। युद्ध भूमि का सजीव चित्रण किया गया है। कहानी जो है वो अमृतसर के चहल पहल भरे बाजार से शुरू होती है, बिल्कुल किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं है। युद्ध भूमि का सजीव चित्रांकन किया गया है। कहानी का अंत जो है वो एक दुखद वातावरण उत्पन्न कर देता है। पाठक के हृदय में संवेदना जागृत करने में सफल है ये कहानी। ठीक है, शीर्षक का पूछा जाए तो बिल्कुल मैंने आपको अभी बताया था। तो यदि अलग अलग से पूछा जाएगा कहानी के तत्वों से प्रश्न, तो 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और यदि इन सब का सामूहिक प्रश्न पूछ लिया गया तो बिल्कुल 6 नंबर का प्रश्न बनेगा आपके। तो इस प्रकार आपको कहानी के तत्वों के आधार पर उसने कहा था कहानी को अच्छे से समझ लेना है, जिससे कि यहाँ से आपके 1 भी नंबर नहीं जा पाए, यदि 2 नंबर का प्रश्न आए या 6 नंबर का प्रश्न आए। अब देखिए बात करते हैं, यदि अलग से प्रश्न आता है भाषा शैली का प्रश्न आ जाए कि जैसे प्रश्न कि उसने कहा था कहानी की भाषा शैली की दृष्टि से समीक्षा कीजिए, तो बिल्कुल आप यदि वो सामूहिक रूप से प्रश्न आता है तब तो आप थोड़ा थोड़ा विवरण देंगे, क्योंकि प्रत्येक बिंदु का थोड़ा थोड़ा विवरण ही आपको देना है। लेकिन अगर अलग से पूछ लिया जाए, व्यक्तिगत तौर पर किसी एक बिंदु को पूछ लिया जाए, तो बिल्कुल आपको इस प्रकार थोड़ा डिटेल से लिखना है कि भाव और कथानक कितना भी अच्छा हो, किंतु भाषा यदि कमज़ोर हो तो कहानी प्रभावशाली नहीं बन पाती है। तो भाषा पात्रों के अनुकूल है, जैसा पात्र वैसी ही भाषा। बम्बू काट वालों की भाषा इसका प्रमाण है, जिसमें तीक्ष्णता नहीं कोमलता है। तेरी कुड़माई हो गई, तत् 2 शब्दों में लेखक अनेक भावों को सजीव कर देता है, मूर्त रूप देता है। सैनिकों की भाषा में भी हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी शब्दों के तद्भव रूप जैसे सिपाहिया भाषा में रूप में उपस्थित हुआ है। भाषा में मुहावरों की प्रयोग में बड़ी सरसता आ गई है। दांत बज रहे हैं, खेत रहे, पलक न झपी, आँख मारते मारते जैसे मुहावरे बिल्कुल अनायास ही आ गए हैं। कहानी की जो प्रधान शैली है वो कथोपकथन शैली है। कथोपकथन छोटे हैं, पात्रों के अनुकूल है। कहानी के अंत में प्रत्येक कथन जो है वो दर्द से भरा है। कहानी के अंत में वहाँ भी छोटे ही कथोपकथन है। इस प्रकार भाषा शैली की दृष्टि से भी उसने कहा था कहानी श्रेष्ठ कहानी है। फिर देखें बात करते हैं वातावरण की, तो देखें वातावरण चित्रण कहानी का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। वातावरण के चित्रण से कहानी में सजीवता, स्वाभाविकता और रोचकता आती है। तो उसने कहा था कहानी का आरंभ अमृतसर के बाजार से होता है। लेखक ने अपनी भाषा शैली से वातावरण को सजीव और यथार्थ बना दिया है, वास्तविक रूप दे दिया है। मानो युद्ध के मैदान के वातावरण का तो बड़ा यथार्थ चित्रण हुआ है। ठंड अधिक है, खंदक में पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं, ठंड के मारे हड्डियां ठिठुर गई है, दांत किटकिटा रहे हैं, जर्मनी वाले गोले बरसाते हैं जिससे खंदक हिल जाती है, धरती हिल जाती है। युद्ध के मैदान में सिपाही कितनी तीव्र बुद्धि से काम करते हैं, आक्रमण कैसे होता है, शत्रु पर कैसे विजय पाई जाती है, इन सब बातों का बहुत सजीव चित्रण हुआ है। और कहानी के अंतिम दृश्य के से तो लेखक ने मृत्यु के मुख में जाते लहना के संवादों से बड़े गंभीर वातावरण की सृष्टि की है। तो वातावरण निर्माण की दृष्टि से भी कहानी सफल है। ठीक है, देखिए एक प्रश्न और बनता है आपके यहाँ कि उसने कहा था कहानी आपके मन पर क्या प्रभाव छोड़ती है।
अपने अनुभव संक्षिप्त रूप में लिखिए। तो देखें, उसने कहा था कहानी को पढ़ने के बाद मन को ऐसा लगता है कि यह कहानी अन्य कहानियों से हटकर है, भिन्न है, अलग है। प्रेम वास्तव में क्या होता है, इसकी एक मार्मिक झलक हमारे मन की संवेदनाओं को गहराई से छू जाती है। कहानीकार ने 25 वर्षों के अंतराल को अपने कथा शिल्प से सहज ही भर दिया है। नहीं, वो अंतराल हमें अंतराल नहीं लगता इस कहानी को पढ़ने पर। कहानी प्रेम की एक अद्भुत व्याख्या प्रस्तुत करती है कि त्याग के बिना प्रेम मात्र एक दिखावा होता है। कहानी में इस सच्चाई को प्रतिष्ठित किया गया है। तो कहानी जो है मेरे हृदय पर तो एक अमिट प्रभाव छोड़ती है। इस प्रकार आप ये उत्तर लिखेंगे इस प्रश्न का। तो देखें, अब ये होती है आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की श्रेष्ठ कहानी उसने कहा था, आज पूरी होती है। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। बिल्कुल आप सारे प्रश्न जो मैंने लिखाए हैं अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा यदि आपने प्रत्येक वीडियो से प्रत्येक दिन के प्रश्न आपने प्रत्येक दिन में कर लिए हैं, तो आपको कोई ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा और कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और प्रश्न चाहे परीक्षा में कैसा भी उपस्थित हो जाए, आपके पास उसका उत्तर मौजूद रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।